है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम भी एकदम स्वस्थ हैं और उम्मीद है कि आप भी एकदम स्वस्थ होंगे। और आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं ना, ये बहुत ही रोमांटिक क्लास है, बहुत ही जटिल क्लास है। कहेंगे कि सर एक तरफ आप रोमांटिक क्लास भी कहते हैं और एक तरफ जटिल क्लास भी कहते हैं, ठीक है ना? इसलिए जटिल कह रहे हैं क्योंकि रोमांस बड़ा जटिल होता है। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का आज वो पार्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री में अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आज का यह सेक्शन आपको जरूर समझना पड़ेगा। तो फिर आइए आज ना हम आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से एक एक चीज को पढ़ने का प्रयास करते हैं। कोई बच्चे हमें ये बता सकते हैं, कोई बच्चे हमें ये बता सकते हैं कि हम आप लोगों को कहां तक पढ़ाए थे पिछली क्लास में? हैं? हमें तो पता है, हमें पता है कि हम कहां तक पढ़ाए थे। आप लोग बता दीजिए कि कहां तक पढ़ाए थे, ताकि हमें यह पता लग जाए कि क्या आप लोगों को याद भी है या फिर भूल गए। बताओ जल्दी से। ठीक है बाबू, जल्दी जल्दी से बताइए कहां तक बताए थे। तबीयत कैसा है? तबीयत बहुत बढ़िया है। कल आप लोगों का जब छुट्टी दी है ना, तो कल आप लोगों का छुट्टी देने के बाद जस्ट यहीं पे डिजिटल बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, जस्ट यहीं पे नीचे लगभग रात के 11-12 बजे तक हम सोए रहे। कहीं पर गए नहीं, आराम से यहीं पे छुट्टी दी है और यहीं पे नीचे सो गए, जो रात में 11-12 बजे तक सोए रहे यहीं पे। और उसके बाद जाकर के थोड़ा मन हल्का हुआ, फिर अपने रूम पे गए, ठीक है ना? फिर जाकर के हम खाना पीना खाए। भाई कल बड़ा मतलब अजीब लग रहा था। तो चलिए अब आप लोगों को हम अच्छे तरीके से, ठीक है ना, आप लोगों को हम अच्छे तरीके से हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं। धातु अधातु में अंतर तक पढ़ा दिए थे, याद होगा आप लोगों को हम कहां तक पढ़ाए थे? धातु और अधातु में अंतर तक पढ़ा दिए थे कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, बताए थे ना बाबू? धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, हम यहां तक पूरा पढ़ा दिए थे। क्लियर है? अगर हाँ तो बताइए कि हाँ सर जी क्लियर है। धातु और धातु में अंतर हम पढ़ा दिए थे, अगर हाँ तो फिर जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर जी धातु और धातु में अंतर तो पढ़ा दिए थे। धातु में धातु में अंतर हम पढ़ भी लिए थे, ठीक है ना? पढ़ लिए थे ना? हाँ, धातु और धातु में अंतर तक समझा दिए थे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का हम शुरुआत करेंगे। शायद हो सकता है आप लोग जानते भी हो, लेकिन अगर नहीं जानते होंगे तो फिर हम बताते हैं। आज का जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है, प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन। समझिएगा, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, टॉपिक का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है ना? इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। याद रहेगा? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना याद रहेगा बाबू? हाँ या ना बताइए। यस, एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो आज हम लोग इसी चीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बाबू? अच्छा, एक चीज हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। आप लोगों को हम 118 तत्व जो होते हैं उसमें से कितना याद करने के लिए बोले थे? 1 से 30 तक याद करने के लिए बोले थे। आज हम ये चेक करेंगे कि आपको सचमुच में 1 से 30 तक याद भी है या फिर नहीं है। 1 से 30 तक याद है कि नहीं है, आज हम लोग यहां पे चेक कर लेंगे, ठीक है ना? सबसे पहली बात तो यह है प्यारे बच्चों, आप लोगों से हम जैसे सिखाए थे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, सिखाए थे ना? आप लोगों को हम सिखाए थे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन सिखाए थे। तो प्यारे बच्चों, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? जैसे हम आप लोगों से, अगर हम आप लोगों से एक सवाल ये पूछ दें, हम आप लोगों से एक सवाल ये पूछ दें कि भाई सोडियम, आप लोग हमें बताओ बाबू, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बस बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बताइएगा। आप लोग हमें बस इतना बता दीजिए कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बता दीजिए। 1 से 30 तक सारे बच्चों को याद करने के लिए बोले थे, हमें उम्मीद है कि आपको 1 से 30 तक याद भी होगा। अब आप लोग ये बताइए कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर याद है तो बताइए जल्दी से, बताओ बाबू। 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ बच्चे बोल नहीं 2 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बताने वालों का संख्या अधिक है, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो 2 बता रहे हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो 2 बता रहे हैं। खैर कोई ना बाबू, अगर 1 इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं फिर भी आप लोगों का सही है। कुछ बच्चे 8 बता रहे हैं, कुछ 3 बता रहे हैं, कुछ 6 बता रहे हैं, धन्य हो प्रभु, ठीक है ना? लेकिन अधिकांश बच्चे 1 बता रहे हैं। आप लोगों को हम क्या बोले थे? सोडियम के बारे में अगर बात किया जाए तो सोडियम का संकेत होता है Na, बताए थे ना? सोडियम का संकेत होता है Na, और Na का परमाणु संख्या 11 होता है। Na का परमाणु संख्या 11 होता है। अब आपको हम ये बताए थे कि देखो बाबू, जैसे मान लिया जाए ये हो गया हमारा सोडियम, ये क्या हो गया बाबू? सोडियम। तो अगर ये सोडियम है, जैसे मान लेते हैं एक बिंदु हम लेते हैं, ये बिंदु क्या है? सोडियम है। तो सोडियम के पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दूसरी कक्षा में और फिर तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर मान लेते हैं हम
अगर मान लेते हैं कि बाबू ये क्या है, सोडियम है, Na है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 × 2 10, बच क्या के 11 गो, तो तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि जो सबसे बाहर वाला कक्षा हुआ इसी को बोलते हैं बाह्यतम कक्षा, ठीक है ना। जो सबसे बाहर वाला कक्षा हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यतम कक्षा। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। तो बाबू जरा ध्यान से समझिएगा, सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 × 2 10 को हो गया, लेकिन यहाँ पे 11 है ना, तो यहाँ पे तीसरी कक्षा और सबसे अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोग हमें ये बता दीजिए, अगर हम आपसे पूछते हैं पोटेशियम, अगर हम आपसे पूछते हैं पोटेशियम, तो आप लोग हमें ये बता दो बाबू कि पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जल्दी से बताइए। पोटेशियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जल्दी जल्दी से जवाब बताइए। आप लोगों का हम जवाब देखना चाहेंगे। आज एकदम आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, आज हम एकदम आराम से पढ़ाएंगे। आज हिंदी ग्रामर कैसे होगा, आज आनंद सर 12th क्लास में एक लंबा क्लास ले रहे हैं, तो अगर आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे तो 12th वाले बच्चों का छूट जाएगा, तो इसलिए आज हिंदी ग्रामर नहीं होगा। इसलिए आज हम लोग इसको पढ़ेंगे थोड़ा लेट तक, और उसके बाद संस्कृत वाला क्लास करेंगे। संस्कृत में कल जिस चीज को हमने आधा छोड़ा था उस चीज को आज हम पूरा करेंगे। इसके बारे में बताइए पहले, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का प्यारे बच्चों क्या होगा, जल्दी से जवाब बताइए। आप लोगों को पता है पोटेशियम का परमाणु संख्या, पता है पोटेशियम का होता है K, और पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 × 2 10 हो गया, 10, और तीसरी में भी 8, तो 8 × 2 10 8 18, अब बच गया लास्ट में 1, यानी कि इसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे आप लोग 9, कभी 19, कभी 29, कभी 45, कभी काहे आप लोग ऐसे कर रहे हैं भाई, आप लोगों को इसका मतलब परमाणु संख्या याद नहीं है। अगर जो बच्चे गलत बता रहे हैं, कुछ बच्चे हैं 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो लगातार गलत जवाब दे रहे हैं, तो अगर आप गलत बता रहे हैं इसका मतलब आपको परमाणु संख्या याद नहीं है। हम दावे के साथ कह सकते हैं अगर गलती बता रहा है बाबू तो परमाणु संख्या थोड़ा नहीं याद हो, एकदम पक्का। 30 को कहां से याद करेंगे भाई, पीरियोडिक टेबल 118 को तत्व होता है, उसमें आपको 30 को याद नहीं होगा, हैं 30 को याद नहीं होगा भाई। चलिए आगे हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, जरा बता दीजिए, तीसरा नंबर पूछ लेते हैं। चलो बताओ बाबू, देखते हैं कितने बच्चे याद करके आए हैं सही में। कैल्शियम, प्यारे बच्चों कैल्शियम जो हो गया, कैल्शियम के परमाणु, ये कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले तो ये बताइए कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, और फिर बताइएगा कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और हम भी यहाँ पे बताते हैं। जरा आप लोग कमेंट कर दीजिए फिर हम बताते हैं, ठीक है ना, आप लोग कमेंट कर दीजिए फिर हम बताते हैं। सर इसे कहां से याद करें भाई, सबसे पहला नंबर चैप्टर जब पढ़ा रहे बाबू तो वहीं पर हम याद करवा दिए थे, ठीक है ना, जब सबसे पहला नंबर चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो वहीं पर हम आपको याद करवाए थे, आप लोग भूल जाते हैं बाबू। कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत जो होता है ना वो Ca होता है, कैल्शियम का संकेत होता है Ca, और परमाणु संख्या इसका 20 होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8, और फिर चौथी में 2, 8 × 2 10, 10 8 18 2 20, तब बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच न गया बाबू। तो देखिए परमाणु संख्या 20, और बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप लोगों को हम यह भी बताए थे कि परमाणु संख्या, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या को ही, प्रोटॉन की संख्या को ही कहते हैं परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ये सब बेसिक चीजें आप लोगों को सब कुछ पहले बता दिए हैं, ठीक है ना। आपको हम ये भी बताए थे इलेक्ट्रॉन का जितना संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन का संख्या होगा, जितना संख्या इलेक्ट्रॉन का उतना ही संख्या प्रोटॉन का होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे ना। तो प्रोटॉन की संख्या बोले तो परमाणु संख्या, यानी कि किसी भी तत्व में जो प्रोटॉन का संख्या होता है परमाणु संख्या वही होता है। जैसे हम आपको एक चीज और समझा देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे ये सोडियम हम लेते हैं, ठीक है ना, ये प्यारे बच्चों मान लेते हैं ये सोडियम हमने ले लिया, ठीक है, ये सोडियम का पहला कक्षा हो गया, ये सोडियम का दूसरा कक्षा हो गया, और ये सोडियम का तीसरा कक्षा हो गया। अब जरा ध्यान से समझना, ये सोडियम का केंद्रक है, ये सोडियम का केंद्रक है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना, ये सोडियम का केंद्रक है। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन कक्षा में होता है, जो कि जो यहां पे सोडियम क्या है, परमाणु है, इसका चक्कर लगाते रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु का चक्कर लगाता है। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। तो ये सब कुछ बताए थे, और प्रोटॉन का जो संख्या होता है इसी को परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है ना, ये सब बता दिए थे।
तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षाओं में होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक में होता है। इसको नाभिक, जो ये सबसे बीच में हो गया ना, इसको नाभिक बोलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हम प्यारे बच्चे आप लोगों को बता रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हम क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्यारे बच्चों, क्या है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना? इसको जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करिएगा। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के द्वारा अगर समझाया जाए, बिंदु के द्वारा अगर दिखाया जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यानी कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर बिंदु के द्वारा क्या करेंगे, दिखाएंगे, तो उसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब जैसे बताते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तो बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना बाबू, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाबू हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि हम हाइड्रोजन को सिर्फ एक बिंदु के जरिए दिखा सकते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन के बगल में को बिंदु दे दिए, यानी इसी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब जैसे मान लिया जाए कि सोडियम हो गया, तो सोडियम का होता है Na। अब इसके बाह्यतम कक्षा में जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे कि सोडियम के बगल में एगो बिंदु दे देंगे। बिंदु जो है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिंदु के द्वारा समझिएगा। जैसे हम Na लिख करके अगर एगो बिंदु दे दिए ना, तो इसका मतलब हुआ कि बाह्यतम कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, आप सभी लोगों को पता है। तो भाई साहब जब 8 होता है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा कक्षा में क्या हो गया बाबू? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बाबू अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन लिखेंगे, अब बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 बिंदु दर्शा देंगे, 2 2 4, एगो इधर 6 अच्छा देखने के लिए। अगर हम चाहे ना तो ऑक्सीजन ले लिए तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऑक्सीजन ले लिए तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इधर वाला हम बिंदु को हटाएंगे, दोनों बिंदु हम इधर दे देंगे। जैसे आपको बिंदु देना है वैसे दे दीजिए। सिर्फ क्या बिंदु के द्वारा यह दर्शाते हैं कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। बिंदु के द्वारा सिर्फ ये दर्शाते हैं कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है। सर हैप्पी बर्थडे, अरे भाई आज रात के 12 बजे के बाद हैप्पी बर्थडे करिएगा, ठीक है ना। आज रात में 12 बजे के बाद आप लोग हैप्पी बर्थडे करिएगा। और जितने भी बच्चे हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, अपने गुरुजी से प्यार करते हैं, अपने बड़े भाई के तौर पर प्यार करते हैं, तो आप सभी लोग आज रात में हमें विश करिएगा, हैप्पी बर्थडे के तौर पर विश करिएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आप लोग विश जरूर करना बाबू, इंतजार रहेगा आपका, क्योंकि आप हमारे छोटे भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं, और इंतजार रहता है जब कोई छोटे भाई परिवार के सदस्य अगर विश करते हैं तो। 14 अगस्त आने वाला है आज रात में 12 बजे के बाद। तो आप लोगों को हमारा नंबर पता है, जिसपे आप लोग होमवर्क भेजते थे, वही वाला नंबर पे आप लोग विश करिएगा। नंबर तो आप लोगों को पता ही है, नंबर तो भाई आप लोगों को पता ही है, जो नंबर हम आपको हर एक बार देते थे, ठीक है ना, याद तो है ना बाबू? 6207391011, ये वाला नंबर 6207391011। फोन नहीं करिएगा, फोन लगेगा नहीं, क्योंकि चूंकि 12 बजे रात में कौन फोन उठाएगा। तो इसलिए आप लोग मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर जितना प्यारा प्यारा मैसेज करिएगा हम सब देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ समझ में आ गया बाबू? तो ये ना, चलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग, ये तो समझ गए ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सारे बच्चों को समझ में आ गया? बताओ बाबू, सारे बच्चों को समझ में आ गया? अब जैसे है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का प्यारे बच्चों संकेत N होता है, इसका परमाणु संख्या 7 होता है। तो भाई इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि नाइट्रोजन को हम लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5, बाह्यतम कक्षा में 5। तो ये जो हम बिंदु के द्वारा इसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को दिखा रहे हैं, किसी भी तत्व के, किसी भी, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी तत्व के, ऐसे भी लिख सकते हैं किसी भी परमाणु के, ये किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु या आयन के, आयन में भी ध्यान रखिएगा, आयन के बारे में बताएंगे, धन आयन और ऋण आयन। तो किसी भी परमाणु या किसी भी आयन के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं के द्वारा दिखाया जाने का जो तरीका होता है, या फिर किसी भी आयन या किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अगर बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर परिभाषा हम लोगों को लिखना पड़ जाए, अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का परिभाषा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का परिभाषा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का परिभाषा। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का परिभाषा क्या होगा बाबू? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी परमाणु या आयन, किसी परमाणु या, ऐसे लिख देते हैं, परमाणु या आयन के बाह्यतम कक्षा में
उपस्थित, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को अगर बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या को अगर बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है, बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है, बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसे ही इलेक्ट्रॉन, तो उसे ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। तो उसे ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो उसे ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। समझ में आ गया ना? परीक्षा में अगर आए तो सेम टू सेम ऐसे लिख दीजिएगा। अब रहेगा जैसे, तो जैसे में प्यारे बच्चों हम बहुत सारा बता दिए। जैसे सोडियम का लिखना हो तो हम लिखेंगे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, 2 8 1 होता है, तो हम लोग सोडियम के बाहर में एक बिंदु दे देंगे। अगर हाइड्रोजन का लिखना हो तो हम लोग हाइड्रोजन के बाहर में एक बिंदु दे देंगे। अगर हीलियम का लिखना हो तो हीलियम के बाहर में 2 बिंदु दे देंगे। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है। सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? जल्दी से बताओ बाबू, सभी बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी जल्दी से एक बार बता दीजिए। हाँ, अच्छा, सबसे पहली बार इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का खोज एक लुईस नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? लुईस नामक वैज्ञानिक ने। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग लिखेंगे कि चूंकि सबसे पहले इसका खोज, ध्यान रखिएगा लिखेंगे कि इसका खोज सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है ना, इसका खोज की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे इसका खोज सबसे पहले, इसका खोज सबसे पहले, इसका खोज सबसे पहले, इसका खोज सबसे पहले, इसका खोज सबसे पहले लुईस नामक, लुईस नामक, इसका खोज सबसे पहले लुईस नामक, इसका खोज सबसे पहले लुईस नामक वैज्ञानिक ने किया था। लुईस नामक वैज्ञानिक ने किया था, लुईस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए लुईस नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे लुईस बिंदु संरचना भी कहते हैं। इसलिए इसे लुईस बिंदु संरचना, इसलिए इसे लुईस बिंदु संरचना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लुईस बिंदु संरचना भी कहते हैं। इसलिए इसे लुईस बिंदु संरचना भी कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? अच्छा, कितने बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जरा एक बार एकदम ईमानदारी से बता दीजिएगा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ, बताइए 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 भाई, एकदम क्लियर है ना? बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको बिंदु के द्वारा दर्शा दिया जाता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। ठीक है, आइए यहां तक अगर क्लियर हो गया है तो अब हम आपको आगे एक चीज बताते हैं। अच्छा, बहुत जगह पर आप लोग देखे होंगे, जैसे प्यारे बच्चों आप लोग केमिस्ट्री में एक देखे होंगे, जैसे लिखा है NaCl, तो लिखल रहता है Na पर प्लस और Cl पर माइनस। देखे हैं ऐसा लिखा हुआ, Na पर प्लस चार्ज और Ca पर माइनस चार्ज। चार्ज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसको आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आयन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब हम आप लोगों को थोड़ा सा आयन पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं? आयन। ठीक है ना? आप लोगों को हम बताए होंगे 2 तरह का आयन होता है। जिस पर प्लस चार्ज है उसको धन आयन कहेंगे, जिस पर माइनस चार्ज है उसको ऋण आयन कहेंगे। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? अच्छा, एक चीज और आप लोग को इसको समझाने से पहले एक चीज और समझाना चाहेंगे। 2 व्यक्ति है, समझिएगा बाबू जरा ध्यान से। 2 व्यक्ति है, ठीक है ना? हम व्यक्ति का पहले बात कर लेते हैं, पहले हम केमिस्ट्री का बातें नहीं करेंगे। ये प्यारे बच्चों एक व्यक्ति है और सेम इसी के जैसा एक दूसरा व्यक्ति यहां पे है। ठीक है ना? अब जरा समझिएगा ध्यान से, ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। ठीक है ना? ये हो गया श्याम। जरा समझना ध्यान से हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ये जो आदमी है, ये जो आदमी है, ये आदमी अमीर है। ये कैसा आदमी है? अमीर है। और ये जो आदमी है हम मान लेते हैं कि ये गरीब आदमी है। ठीक है ना? तो अब बताओ, इसके पास तो बहुत पैसा होगा, इसके पास बेचारा पैसा बहुत कम होगा। तो गरीब आदमी अमीर आदमी से कर्जा लेता है, जिसके पास पैसा कम है वो आदमी उससे मतलब उससे कर्जा लेता है जिसके पास ज्यादा पैसा है। तो इसके पास ज्यादा पैसा है तो इससे कर्जा लेगा ये, यानी कि श्याम जो है वो राम से कर्जा लेगा। श्याम जो है वो राम से कर्जा लेगा। ठीक है ना? श्याम जो है वो राम से कर्जा लेगा। अगर मान लिया जाए कि 1 रुपया भी कर्जा देता है, तो बाबू 1 रुपया भी अगर ये कर्जा देता है, 1 रुपया देता है, हम बात करते हैं कितना का? 1 रुपया का बात कर रहे हैं सिर्फ। अगर 1 रुपया भी कर्जा देता है तो भाई इस पर जो है ये 1 रुपया का कर्जा ना हो जाएगा। तो अगर 1 रुपया का कर्जा होगा तो इसको कहेंगे कि इसका संपत्ति -1 है, यही ना कहेंगे? अगर ये 1 रुपया का कर्जा लिया है यानी कि माइनस में ही चल गया है।
समझिएगा बाबू जरा ध्यान से, अगर ये कर्जा लिया तो माइनस में हम चल गए, अगर ये कर्जा दिया है तो इसका मतलब कि प्लस में ये जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि जो कर्जा देता है वो प्लस में और जो कर्जा लेता है वो माइनस में। ये तो समझ में आ गया ना, जो कर्जा देता है वो प्लस में, जो कर्जा लेता है वो माइनस में। ठीक है, एकदम समझ में आ गया, जो देगा वो प्लस में, जो लेगा वो माइनस में। समझ में आ गया, यानी कि जो कर्जा देता है, 1 रुपया भी अगर कर्जा देगा तो ये प्लस में आएगा, 1 रुपया भी माइनस में आएगा, यानी कि कर्जा लिया है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बस आपको समझाने के लिए एक तरीका। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, नहीं तो इसको मिटाते नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। हम क्या करते हैं, आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि यहां पे Na पर प्लस का है आया और Cl पर माइनस का है आया, यही ना समझाना चाह रहे हैं। आइए जरा देखते हैं, हम बात करते हैं प्यारे बच्चों Na का। अब हम अगर सोडियम परमाणु की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ Na लिखा हुआ है तो पहले तो आप लोग अंतर समझिएगा, सिर्फ अगर Na लिख दिए तो ये हो गया सोडियम परमाणु, अगर हम लिख दिए Na पर प्लस तो ये हो गया धन आयन। ये दो अंतर होता है, चूंकि इस पर प्लस चार्ज आ गया तो ये धन आयन हो जाएगा, इस पर ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, तो ये सोडियम परमाणु कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सोडियम परमाणु कहेंगे। प्यारे बच्चों अब समझना, ये हो गया सोडियम। अब प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं हम सोडियम का, तो आपको पता है कि सोडियम के बारे में अगर बात करेंगे तो सोडियम का जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, होगा कि नहीं होगा बाबू, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो अभी आपको पता है कि सोडियम का जो प्रोटॉन होता है वो कितना होता है, यानी कि परमाणु का संख्या कितना होता है, 11, और सोडियम का इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11, ये भी 11। अब बाबू आप हमें जरा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर माइनस में होता है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, जरा ये ध्यान से समझिएगा, ये कितना हो जाएगा, -11। चूंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस चार्ज में आता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज में, तो ये हो जाएगा +11। अब प्यारे बच्चे ये दोनों को मिलाएंगे तो +11 और -11 क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि अगर सिर्फ सोडियम परमाणु लेंगे तो ये क्या होता है, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अब जरा समझना बाबू ध्यान से, अब अभी जो हम यहां पर समझाना चाह रहे हैं ना, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, अब इसको जरा ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अब हम ये समझा, अच्छा ये तो हो गया सोडियम का बात, यहां पे हम बात कर लेते हैं Cl का। तो Cl में भी सेम वैसा ही है, Cl में भी सेम वैसा, ये सेम टू सेम वैसा ही है Cl, यानी कि प्यारे बच्चों हम क्या बात कर रहे हैं, Cl यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो बाबू ध्यान रखिएगा, Cl कर्ज देने वाला प्लस में, हम बता तो रहे हैं देने वाला प्लस में और लेने वाला माइनस में। ठीक है ना, इसको बस याद रखना है। ठीक है, Cl का बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 17, और प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 17। प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस में, तो ये -17, ये हो जाएगा +17, ये हो जाएगा +17, ये हो जाएगा +17, प्रोटॉन +17 और -17 0। ये तो हो गया, ना किसी को दिया ना किसी को लिया, तब बाबू क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, 0 आ गया। अब हम सेम इसी चीज को समझाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हम बात करते हैं सोडियम का, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। हम बात करते हैं Cl का, Cl का परमाणु संख्या 17 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर बाबू, एक बात ध्यान से सुनना आप लोग, एक बात जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए कि ये हो गया हमारा सोडियम परमाणु, ये हो गया सोडियम, ये इसका पहला कक्षा, ये हो गया इसका दूसरा कक्षा, ये हो गया इसका तीसरा कक्षा। पहली कक्षा में प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन। भाई जो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरा में 1 है, सोडियम चाहता है कि हमारा तीसरी कक्षा में भी 8 पूरा हो जाए। समझिएगा जरा ध्यान से, सोडियम चाहेगा ना कि तीसरी कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे बढ़िया रहेगा कि अंतिम कक्षा में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन रहे। कोई भी परमाणु चाहता है कि अंतिम कक्षा में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन रहे, कोई भी परमाणु चाहता है कि अंतिम कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन एकदम पूरा फुलफिल रहे, 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करना चाहता है। यह भी चाहेगा कि हमारा अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। प्यारे बच्चों समझना जरा ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं, सोडियम भी चाहेगा कि अंतिम में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन रहे, क्लोरीन भी चाहता है कि अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, सोडियम के अंतिम में है 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के अंतिम में है 7 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सोडियम अगर अपना 8 पूरा करना चाहेगा तो इसको 7 का और जरूरत है, अगर क्लोरीन अपना 8 पूरा करना चाहेगा तो इसको 1 का जरूरत है। बाबू आमतौर पर आप लोग देखते होंगे, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, या फिर 1 लाख को छोड़िए 1 रुपया है, आप किसी से 7 रुपया कर्जा मांगेंगे तो वो आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आपके पास 7 रुपया है, 1 रुपया किसी से कर्जा मांगिएगा तुरंत वो आपको दे देगा। वही बात यहां पर है, सोडियम और क्लोरीन के साथ वही बात है, ठीक है ना। यहां पे सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे जो क्लोरीन है इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे सोडियम सोच रहा है कि हमको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो हमारा 8 पूरा हो जाए, या तो फिर यहू वाला कोई 1 ले जाए, भाई हमारा बाहर में 8 बच जाएगा पूरे पूरे। सोडियम 2 तरीके से सोचता है, समझिएगा। सोडियम सोचता है, ये सोचता है कहने का मतलब हम समझाना चाह रहे हैं, ऐसा सोडियम कोई आदमी नहीं है कि सोचेगा, ठीक है ना। सोडियम
सोचता है कि बाह्यतम कक्षा में जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, या तो ये एक भी कोई लेकर के चला जाए, झंझटे खत्म हो जाएगा, हम निश्चिंत हो जाएंगे, हमारा बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रहेगा। यहां पर जो क्लोरीन है ये सोचता है कि हमारे बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो 7 ये कोई लेकर के चला जाए, हमारा 8 बच जाएगा, या तो फिर कोई एक हमको दे दे तो हमारा 8 पूरा हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, लेन देन का जो कार्यक्रम होता है ना, ये सिर्फ 1 2 3 तक ही होता है। कोई किसी को 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकता है या ले सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है नहीं। कोई भी जो परमाणु है वो 7 इलेक्ट्रॉन कभी किसी को नहीं देगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन कभी किसी से नहीं लेगा। तो भाई जब सोडियम, जब नियम यह है कि 7 इलेक्ट्रॉन कोई किसी से नहीं लेगा, 1 2 3 तक ही लेगा, तो यहां पे क्या है, सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन Cl के अंतिम में 7 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम कहता है कि सुन भाई Cl, तू ऐसा कर, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा वाला तुम ले ले, ठीक है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला कौन ले लेता है? कर्जा ले लेता है, कौन? क्लोरीन। तो सोडियम वाला एक ले लिया, कौन ले लिया? क्लोरीन ले लिया। तो चूंकि सोडियम 1 रुपया कर्जा दिया, सोडियम 1 कर्जा दिया, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन कर्जा लिया। समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना कर्जा दे दिया, किसको? क्लोरीन को। और क्लोरीन क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन कर्जा लिया। अभी आपको बताए हैं कि जो कर्जा देता है उस पर प्लस, और जो कर्जा लेता है उस पर माइनस। तो बाबू 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो इसलिए +1। क्या किया? ये जो Cl है क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर -1। ये नियम याद रखिएगा। अब समझ में आया कि कैसे होता है। और इसलिए जब दोनों मिलता है तो बनता है NaCl। इसको अलग करते हैं तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस। तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस कैसे होता है बाबू? कुछ समझ में आया? बताओ बाबू। Na पर प्लस और Cl पर माइनस काहे होता है? समझ में आया? काहे कि Na जो है वो कर्जा दे रहा है, Cl जो है वो कर्जा ले रहा है। तो जो कर्जा देता है, 1 इलेक्ट्रॉन का कर्जा काहे ना दे, तो उस पर क्या हो जाएगा? तो उस पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। और जो प्लस चार्ज होता है इसको बोलते हैं हम लोग धन आयन। क्या बोलते हैं? धन आयन बोलते हैं। और अगर माइनस है प्यारे बच्चों, तो माइनस को बोलते हैं ऋण आयन। ऋण आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण आयन बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, समझ में आ गया ना बाबू? हाँ, चूंकि Na जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहां पे ध्यान रखिएगा, जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया बाबू? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? अब एक बात यहां पर जरा ध्यान से समझिएगा। ये चीज तो हम आपको बस ऐसे बताएं कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन देगा, कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन का यानी कि लेन देन होता है। कभी भी प्रोटॉन का लेन देन नहीं होता है। जब होगा तब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। ठीक है ना? बता दिए भाई, बता दिए ना? सारे बच्चों को समझ में आया? जल्दी से हाँ या ना? सारे बच्चों को समझ में आया? हाँ या ना? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर हाँ तो एक बार जल्दी से बताइए पहले। जल्दी से बताओ भाई। यहां तक समझ में आ गया ना? कोई भी रहे, कहीं पर भी आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं पर रहेगा कि 2 गो माइनस है, कहीं कहीं पर क्या रहेगा? 2 गो माइनस। तो अगर कहीं पर 2 गो माइनस है तो समझिए कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? किसी को दिया है। इलेक्ट्रॉन क्या किया है? दिया है। दिया है को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। यानी कि इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और ये Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो क्या समझ में आ गया ना? तो यानी कि बाबू अगर यहां पर Na पर +1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। क्या किया? त्याग किया है इलेक्ट्रॉन का। और यहां पर रहता है Cl पर -1, यानी कि ये क्या किया? तो ये ग्रहण किया। ये क्या किया? ये ग्रहण किया। क्लियर आ गया समझ में? समझ में आ गया ना? ध्यान दीजिएगा। अब एक बात जरा यहां पर ध्यान से समझो भाई। यहां पर Na जो है, सोडियम जो है, वो धातु है कि अधातु है? कहिए कि सर सोडियम तो धातु है। सोडियम तो गुरुजी धातु है। आई क्लोरीन क्या है? तो क्लोरीन अधातु है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन अधातु है। तो भाई मेरे यहां पर जरा समझिएगा ध्यान से, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो दोनों मिलता है तो क्या बनता है? NaCl बनता है। NaCl बनता है। तो प्यारे बच्चों Na क्या हो गया? धातु। Na क्या हो गया? धातु। अब प्लस Cl क्या हो गया? अधातु। Cl क्या हो गया? अधातु। तो एक बात पता है, जब धातु और अधातु आपस में मिलते हैं, जब धातु और अधातु आपस में मिलते हैं, और जब धातु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या बोल रहे हैं? धातु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ऐसे यौगिक को हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक।
क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। समझ में आ गया बाबू? ऐसे यौगिक को बोलते हैं आयनिक यौगिक। यानी कि जब धातु और धातु के बीच में विक्रिया होता है तो आयनिक यौगिक बनता है। ठीक है ना? तो इसलिए अगर आयनिक यौगिक का परिभाषा भी अगर हम लोगों को लिखना रहेगा, अगर प्यारे बच्चों आयनिक यौगिक का परिभाषा भी अगर लिखना रहेगा, अगर आयनिक यौगिक का परिभाषा भी लिखना रहेगा तो आराम से लिख सकते हैं कि धातु से अधातु में, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को एकदम बढ़िया से लिखेंगे। लिखेंगे कि धातु से अधातु में, धातु से अधातु में, धातु से अधातु में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को, बने यौगिक को, बने यौगिक को, बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाबू? जैसे हम आपको बता ही दिए, ये वाला एग्जांपल दे दीजिएगा। ठीक है ना? तो धातु और अधातु के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से अगर कोई यौगिक बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है ना? हाँ, लेकिन अगर प्यारे बच्चों आपको एक चीज और बताइए देते हैं, जब यहां तक बता ही दिए तो एक चीज और बता देते हैं। अगर मान लिया जाए कि अधातु और अधातु के बीच में विक्रिया हो, अधातु और अधातु के बीच में विक्रिया अगर होगा तो यहां से जो यौगिक बनेगा यह सहसंयोजक यौगिक बनेगा। सहसंयोजक यौगिक बनेगा। सहसंयोजक यौगिक बनेगा। क्लियर? लेकिन सब क्यों चाहते हैं 8 रहे सर जी? भाई क्योंकि 12वीं कक्षा में हर एक परमाणु चाहते हैं कि 12वीं कक्षा में हमारे एकदम पूरा, ये क्या बोलते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है ना? 12वीं कक्षा में हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन रहे तो ज्यादा बढ़िया है। अब समझना बाबू काहे 12वीं कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये आपको हम बता देते हैं। ठीक है ना? एक बच्चे ने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि सर काहे चाहता है कि 8 गो इलेक्ट्रॉन 12वीं कक्षा में रहे। अब ये चीज हम आपको जरा बताते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे हम सोडियम का ही बात करते हैं, सोडियम, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों ये मान लिया जाए कि सोडियम है। अब पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में और ये हो गया तीसरी कक्षा में। ठीक है ना? समझिएगा जरा ध्यान से हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? देखो बाबू एक चीज बताते हैं, ये जो सोडियम का नाभिक है, ये जो सोडियम का नाभिक है, ये क्या करता है कि ये तीनों को अपनी ओर खींच ले रहता है। ये तीनों को क्या करता है? एकदम अपनी ओर खींच ले रहता है। ठीक है ना? ये तीनों आकर्षण बल लगता है, एकदम तीनों को अपना ओर एकदम खींचे रहता है। तीनों के तीनों को क्या अपना ओर क्या करता है? एकदम खींच ले रहता है। समझ गए ना? तो भाई समझो, ये जो सोडियम का नाभिक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन के चलते अधिक बल लगाना पड़ रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन के चलते अधिक बल लगाना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक आदमी के चलते, सॉरी आदमी नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन के चलते इसको अधिक बल लगाना पड़ रहा है। इससे अच्छा सोडियम चाहता है कि ये एगो के चलते इतना झंझट है ना कि हमको एकदम हिया तक बल लगाना पड़ता है। एक से अच्छा है कि हम एगो के हटाइए देते हैं, और नहीं तो अगर बले लगाएंगे तो हमें 8 के 8 आ जाए। ठीक है ना? तो इसलिए चाहता है कि हम 8 इसको पूरा कर ले। ठीक है ना? क्योंकि यहां से आकर्षण बल लगता है और आकर्षण बल के कारण ही सभी परमाणु क्या हो, ये सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं? खींच ले रहता है एकदम। समझ में आ गया ना? ध्यान दीजिएगा इस बात को। हाँ, ये चीज ना ध्यान दीजिएगा बाबू, ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। ठीक है ना? जो बच्चे थोड़ा कंसंट्रेट होकर के देखेंगे वही समझ पाएंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया बाबू? हाँ, तो ये कारण होता है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा करना चाहता है। समझ में आ गया ना बाबू? सर पैर ऊपर कीजिए, आशीर्वाद लेना। अरे भाई आशीर्वाद ले लेना, चिंता ना करो। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम आप लोगों को ये चीज बताए, यहाँ पे अभी हम आप लोगों को ये चीज बताए, अभी हम आप लोगों को ये चीज बताए, क्या चीज? धन आयन और ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन बता दिए ना? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आयन के बारे में पहले समझ लेते हैं कि आयन होता क्या है। आयन होता क्या है? आयन 2 प्रकार का, धन आयन और ऋण आयन। किसी भी परमाणु में, समझिएगा, किसी भी परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या फिर अधिकता, या कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। समझ में आ गया ना? ऐसे होता है, जैसे हम आपको समझाते हैं। अभी रुक जाओ, ये कैसे होता है ना, ये हमको समझा देते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पर है बाबू सोडियम Na, तो Na जो हो गया, अब समझिएगा, Na में केगो इलेक्ट्रॉन है और केगो प्रोटॉन है बाबू। इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 11। और प्रोटॉन का संख्या कितना हो जाएगा? प्रोटॉन का संख्या भी 11। आप लोग को हम बताए थे ना कि इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है। ये चीज हम आपको पहले क्लास में बता दिए हैं
कि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या ये पी से प्रोटॉन। तो ये चीज हम आपको पहले बता दिए हैं कि परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या होता है। समझ में आ गया ना? परमाणु बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। अब जरा समझना मेरे भाई, ठीक है ना? तो सोडियम हो गया, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। प्यारे बच्चों, अभी जस्ट बताए हैं हम आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस में होता है और प्रोटॉन प्लस में होता है। अच्छा, अब एक चीज समझो जरा ध्यान से, प्रोटॉन तो 11 का 11 रहेगा, प्लस 11 हो जाएगा। अब क्या होता है बाबू, यहां से सोडियम जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्योंकि सोडियम जो है 11 होता है, तो 2 8 1, लास्ट वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका त्याग कर देता है। लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पहले से 11 गो था, एक गो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो बच गया 10 गो, और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हो गया -10 और यहां पे हो गया -11, तो -10 और 11, -10 और +11, अगर ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचेगा? +1 बचेगा ना बाबू। तो क्या बच गया? +1 बच गया। बचा कि नहीं बचा? -10 और +11 क्या बच गया? +1 बच गया। यानी कि Na जो हो गया, सोडियम जो हो गया, तो सोडियम पर +1 आता है, सोडियम पर +1 चार्ज आएगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं Cl का। तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि Cl, क्लोरीन का कितना होता है? इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी कितना होगा? प्रोटॉन भी 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17। तो प्यारे बच्चों, अब क्या है कि प्रोटॉन तो 17 है, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, +17। इलेक्ट्रॉन, चूंकि क्लोरीन के पास पहले से 17 को इलेक्ट्रॉन था, समझिएगा, क्लोरीन जो है वो Cl जो है, इसके पास 2 8 और 7 था ना, 17 को इलेक्ट्रॉन था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किससे लिया है? सोडियम से लिया है। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से 17 था, एक और ले लिया तो कितना हो गया बाबू? एक और ले लिया तो ये 18 ना हो गया। तो बाबू यहां पे क्या हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 माइनस में आ जाएगा, यानी कि -18 और +17 दोनों को मिलाएंगे। जरा देख तो बाबू कितना होगा? -18 और +17, अगर दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 आएगा, -1 आएगा। यानी कि बाबू यहां पे Cl पर -1 चार्ज आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसी को कहते हैं आयन। इसी को क्या कहते हैं? ये प्यारे बच्चों हो गया हमारा धन आयन, ये हो गया धन आयन, और ये हमारा हो गया ऋण आयन। क्या हो गया? ऋण आयन। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन का कमी होता है या एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वह तत्व आवेश युक्त हो जाता है। उस पर क्या, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है फिर भी इस पर आवेश आ रहा है, धन आवेश आ रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर भी आवेश आ रहा है, लेकिन ऋण आवेश आ रहा है। तो चाहे एक इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे या एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो दोनों स्थिति में आवेश आएगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, ध्यान रखिएगा। तो अगर परीक्षा में परिभाषा आ जाए, आयन किसे कहते हैं? लोग इतना समझाते भी नहीं है, सीधे आते हैं और आयन का परिभाषा लिखते हैं, चले जाते हैं। क्वेश्चन आता है, आयन किसे कहते हैं? आयन किसे कहते हैं? भाई केमिस्ट्री का यही सब तो चीज है समझने लायक। अगर इसी में हम जल्दीबाजी में पार कर देंगे तो फिर कैसे हम आपको समझा पाएंगे? ठीक है ना? तो ये सब चीज समझने वाला चीज है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाए, क्लास को दोबारा देखिएगा, ठीक है ना? लिखेंगे कि जब किसी परमाणु में एक या एक से अधिक जब किसी परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो जाए, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या फिर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, जिससे क्या होता है कि वह तत्व जिससे वह तत्व आवेश युक्त हो जाता है, जिससे वह तत्व क्या हो जाता है? आवेश युक्त हो जाता है। ठीक है ना? इसे ही ध्यान रखिएगा, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही आयन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्लियर हो गया बाबू? समझ में आ गया? इसे ही क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। और आयन दो प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन। लिखेंगे हम लोग कि आयन दो प्रकार का होता है। क्या होता है बाबू? पहला हो गया धन आयन, धन आयन बोले तो प्लस चार्ज जिस पर रहेगा। जैसे मान लिया जाए सोडियम है तो Na पर प्लस चार्ज, तो ये कहलाएगा धन आयन। धन आयन कहने का मतलब कि जब किसी परमाणु पर धन आवेश आता है तो उसको धन आयन कहेंगे। ठीक है ना? जब किसी परमाणु पर धन आवेश आता है, जब किसी
परमाणु पर धन आवेश आता है, जब किसी परमाणु पर धन आवेश आता है, जब किसी परमाणु पर धन आवेश आता है तो उसको धन आयन कहेंगे। और दूसरा हो गया बाबू ऋण आयन। दूसरा क्या हो गया? ऋण आयन। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा हो गया ऋण आयन यानी Cl, जैसे Cl माइनस, तो लिखेंगे जब किसी परमाणु पर ऋण आवेश आता है, जब किसी परमाणु पर ऋण आवेश आता है, ऋण आवेश, जब किसी परमाणु पर ऋण आवेश आता है तो उसको ऋण आयन कहते हैं। जब कोई परमाणु पर अगर प्लस चार्ज रहेगा तो उसको कहेंगे धन आयन, और जब किसी पर अगर माइनस चार्ज रहेगा तो उसको ऋण आयन। ठीक है ना? समझ में आ गया बाबू? अगर धन आवेश आता है तो उसको धन आयन, और अगर ऋण आवेश आता है तो ऋण आयन। किसी पर धन आवेश कैसे आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उस पर आएगा धन आवेश, उसको कहेंगे धन आयन। और जब इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे यहां पर सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर धन आवेश यानी धन आयन कहलाया। और यहाँ पे जो Cl है ये क्या कर रहा है? जो Cl है यानी कि जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो भाई इस पर आएगा ऋण आवेश, माइनस चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको हम लोग ऋण आयन कहेंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया बाबू? हाँ, तो धन आयन और ऋण आयन, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब धन आयन और ऋण आयन क्या है जरा समझिएगा, आप लोग को हम समझा देते हैं। अगर हम लिख रहे हैं सिर्फ Na, तो ये प्यारे बच्चों एक परमाणु है। Na क्या हो गया? एक परमाणु। लेकिन अगर हम लिख दे Na+1 तो ये फिर परमाणु नहीं रह गया, ये धन आयन हो गया। ये क्या हो गया? धन आयन हो गया। समझिएगा, अगर सिर्फ Na है तो इसका मतलब कि न्यूट्रल है, ये परमाणु है। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि Na पर +1 चार्ज अगर दर्शा देंगे तो फिर हम इसको हम परमाणु नहीं कह सकते हैं, इसको हम धन आयन कहेंगे। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना बाबू? हाँ, तो ये परमाणु और ये हो गया धनायन। तो प्यारे बच्चों, हम यहां पर धनायन की विशेषता आपको समझाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हम आपको ना धनायन की विशेषता समझाते हैं, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। धनायन की विशेषता समझाते हैं, धनायन की विशेषता समझने का प्रयास करिएगा। टॉपिक का नाम है धन आयन की विशेषता। धन आयन, जिसको पॉजिटिव कहते हैं, धन आयन की विशेषता। अब बताओ बाबू, धन आयन की विशेषता। एक चीज आप समझिएगा जरा ध्यान से, ये हो गया मूल परमाणु, समझिएगा। सोडियम हो गया मूल परमाणु, सोडियम हो गया मूल परमाणु, और इसमें 2 8 1 यानी कि 11 को इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया बाबू? 11 को इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम लिख रहे हैं सोडियम, अगर हम लिख रहे हैं सोडियम Na, तो इसमें हो गया 11 को इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझिएगा, ये हो गया टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग सिर्फ 11 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे ही दर्शाते हैं Na पर +1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया। अगर Na पर +1 दर्शा रहे हैं यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को, ठीक है ना, तो ये 2 8 1 इलेक्ट्रॉन तो किसी को दे दिया, तो अब इसके पास बच गया 10 इलेक्ट्रॉन। कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब बाबू हमें यह बताओ कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है? बताओ बाबू जल्दी से। जो मूल परमाणु है, इसको हम लोग कहेंगे मूल परमाणु। इसको क्या कहेंगे? मूल परमाणु। इसको कहेंगे मूल परमाणु, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? ये हो गया धनायन, ये हो गया धनायन। तो अब बताओ, मूल परमाणु में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि धन आयन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? तो कहिएगा कि सर जी मूल परमाणु में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। यानी कि किसी भी धन आयन में मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी धन आयन में मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होता है। काहे कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, ठीक है ना। धन आयन में क्या है बाबू? 1 इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि अपना बाहतम कक्षा का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये दे दिया दूसरे को। तो अब यहां पर पहले से 11 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 1 दूसरे को दे दिया, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो हम पहला धनायन की विशेषता में सबसे पहला विशेषता तो हम यही लिख सकते हैं, पहला विशेषता यही लिख सकते हैं कि धन आयन में मूल परमाणु से, धनायन में मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। धन आयन में मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, धन आयन में क्या होता है? मूल परमाणु से कम ही इलेक्ट्रॉन रहेगा बाबू। धन आयन है तो उसमें मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होगा, जैसा कि हम आपको यहां पे दिखा दिए।
समझ में आ गया ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब जाहिर सी बात है दूसरा विशेषता अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अब बाबू जो धन आयन होगा, समझिएगा जरा ध्यान से, धन आयन होगा, इस पे धन आवेश होगा कि ऋण आवेश? बताओ बाबू, धन आयन पर धन आवेश कि ऋण आवेश? अभी जस्ट बताए हैं मेरे भाई कि धन आयन पर धन आवेश होता है, बताए ना कि धन आयन पर धन आवेश होता है, धन आयन पर धन आवेश होता है, ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है, बताया है ना। तो दूसरा विशेषता, धन आयन के दूसरा विशेषता लिखेंगे कि धन आयन पर धन आवेश होता है, लिखेंगे कि धन आयन पर धन आवेश होता है, धनायन पर धन आवेश होता है। धनायन पर क्या होता है? धन आवेश होता है। क्लियर हुआ? धनायन पर धन आवेश होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर? धनायन पर क्या होता है बाबू? धन आवेश होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? दो अभी तक विशेषता बताए हैं, ठीक है ना। मूल परमाणु मतलब ये हो गया, ठीक है ना। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन होगा, और जैसे ही इस पर सोडियम पर +1 दिखा दिए, Na पर +1 कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके यहां से गया है, एक इलेक्ट्रॉन का इन्होंने त्याग किया है। तो ध्यान दीजिएगा, दो विशेषता बताए। अब आइए तीसरा विशेषता बताते हैं। तीसरा विशेषता होगा कि परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने के बाद भी उसकी परमाणु संख्या नहीं बदलती है। क्या बता रहे हैं आप? समझिएगा, बोल रहे हैं कि परमाणु के धन आयन में, लिख रहे हैं हम कि परमाणु के धन आयन में, परमाणु के धन आयन में परिवर्तित हो जाने के बाद भी, परमाणु के धन आयन में परिवर्तित, परमाणु के धन आयन में परिवर्तित हो जाने के बाद भी, हो जाने के बाद भी परमाणु संख्या, हो जाने के बाद भी परमाणु संख्या नहीं बदलता है, बाद भी परमाणु संख्या नहीं बदलता है, परमाणु संख्या नहीं बदलता है। अब इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी, जरा समझा दीजिए। चलो भाई, इसको समझा देते हैं। देखना भाई जरा ध्यान से, कह रहा है कि कोई परमाणु है, हम सोडियम का एग्जांपल बार बार ले रहे हैं, बार बार एग्जांपल बदलेंगे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। सोडियम का हम एग्जांपल लेते हैं, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, बताया है ना। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, जितना प्रोटॉन का संख्या होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा। बहुत बढ़िया बात है सर जी। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, सोडियम का परमाणु संख्या 11, और अगर हम लोग सोडियम धनायन लेते हैं, सोडियम आयन ले लिए, तो सोडियम पर +1, अब इसका बाबू जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो गया? यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब जरा हमको ये बताओ, क्या इसका परमाणु संख्या का अगर बात करें, अगर परमाणु संख्या की बात करें, तो इसका परमाणु संख्या प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सोडियम का परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की परमाणु संख्या, तो भाई सोडियम का परमाणु संख्या 11। अब है सोडियम आयन की परमाणु संख्या, यहां पर हो गया सोडियम आयन की परमाणु संख्या। तो बाबू इलेक्ट्रॉन ना घटा है, प्रोटॉन थोड़ी घटा है, यहां पर यह समझना है, इलेक्ट्रॉन घटा है, प्रोटॉन नहीं घटा है। यानी कि अगर कोई परमाणु धन आयन में भी बदल जाए, फिर भी उसका परमाणु संख्या नहीं बदलेगा, इसका भी परमाणु संख्या 11 ही होगा, इसका भी परमाणु संख्या 11 होगा। कोई भी परमाणु अगर धन आयन में बदलता है तो उसका परमाणु संख्या नहीं बदलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या हुआ, ये प्यारे बच्चों, सोडियम जो है वो परमाणु है, उसका 11 को परमाणु संख्या है, लेकिन अगर सोडियम धन आयन में बदल गया फिर भी इसका परमाणु संख्या 11 का 11 ही रहेगा। यानी कि कोई भी परमाणु अगर धन आयन में बदल जाता है तो उसका परमाणु संख्या नहीं बदलता है, चाहे ऋण आयन में भी बदल जाएगा तो भी उसका परमाणु संख्या नहीं बदलेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया तीसरा हमारा विशेषता। चौथा विशेषता क्या बता रहे हैं? विशेषता इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी को बाद में हम अंतर बता देंगे, ठीक है ना। 5 को विशेषता बताएंगे धन आयन का, और 5 को विशेषता बताएंगे ऋण आयन का। और भाई जो यहां पर धन आयन का विशेषता बतला रहे हैं, इसका उल्टा ऋण आयन का विशेषता, और फिर परीक्षा में आएगा धन आयन और ऋण आयन में अंतर लिखे, तो 5 को विशेषता इधर, 5 को विशेषता इधर लिख दीजिए, अंतर हो गया। इसलिए हम आपको ये समझा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए हम आप लोगों को ये समझा रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ये हो गया 3 विशेषता। अब बता रहे हैं धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझिएगा जरा ध्यान से, हम क्या लिख रहे हैं लिख देते हैं। धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक, धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम क्या बोल रहे हैं? धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के बराबर होता है, उसके निकटतम गैस के बराबर होता है, उसके निकटतम गैस के बराबर होता है। जैसे ठीक है ना प्यारे बच्चों, हम यहां पर कह रहे हैं बात सोडियम का, तो सोडियम का आयन यानी कि +1, अब इसका 2 और 8, एक इलेक्ट्रॉन का तो त्याग कर दिया है, यानी कि प्यारे बच्चों इसका अब जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10 इलेक्ट्रॉन बचा।
ठीक है बाबू। समझ में आ गया बाबू हम क्या बोल रहे हैं? धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम गैस के बराबर होता है। सोडियम आयन है, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, तब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? बताओ जल्दी से, कितना इलेक्ट्रॉन बचा है बाबू? कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? चलिए बहुत बढ़िया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 10 इलेक्ट्रॉन बचा है ना। सोडियम आयन है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, पहले से इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा है। लेकिन वास्तविक में 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? बताओ बाबू, वास्तविक में 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? वास्तविक में 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के पास होता है। वास्तविक में जो 10 इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके पास होता है? नियॉन के पास होता है। नियॉन, नियॉन का जो वास्तविक में आप देखिएगा ना, नियॉन का जो वास्तविक में आप देखिएगा तो नियॉन, नियॉन का संकेत क्या होता है? Ni होता है। तो इसका वास्तविक में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि सोडियम आयन और नियॉन ये दोनों आपस में बराबर इलेक्ट्रॉन वाला हो गया है। सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन, सोडियम रहेगा तो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। लेकिन यहां सोडियम आयन है, यहां क्या है? सोडियम आयन है, सोडियम आयन है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम आयन है तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और वास्तविक में 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? परमाणु संख्या 10 किसका है? नियॉन का। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है बाबू, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, और एक हम सबसे लास्ट बता देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक सबसे लास्ट बता देते हैं। हाँ, 10 नियॉन का होता है। विन्यूस मतलब, विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं बताया जी, जैसे अलग अलग जो लिखते हैं ना 2 8 की सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही तो है। ठीक है, सबसे लास्ट बता रहे हैं अब हम, 5वां नंबर, 5वां विशेषता, धन आयन का विशेषता हम बतला रहे हैं अभी तक। पहला विशेषता बतलाया कि धन आयन में मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो धन आयन है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन जो मूल परमाणु है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन था। सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं। धन आयन पर धनावेश ये तो बता ही दिए। परमाणु के धन आयन में परिवर्तित हो जाने के बाद भी परमाणु संख्या नहीं बदलता है, यानी कि कोई भी परमाणु अगर धन आयन में भी बदल जाएगा ना तो उसका परमाणु संख्या नहीं बदलता है। और धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम गैस के बराबर होगा। धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटतम गैस के बराबर होगा, यानी कि धन आयन यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन कम मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन वास्तविक में नियॉन का होता है, तो ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। और सबसे लास्ट बता रहे हैं कि धन आयन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। समझिएगा, धन आयन का आकार, धन आयन का आकार, धन आयन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से, उसके मूल परमाणु के आकार से, उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है, मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है, ठीक है ना बाबू। मूल परमाणु के आकार से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे यहां पे मान लेते हैं ये सोडियम है Na, इसका पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, और ये हो गया तीसरा कक्षा, ठीक है बाबू। पहला, दूसरा और तीसरा कक्षा, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये प्यारे बच्चों हो गया सोडियम का, Na परमाणु का। लेकिन अगर हम लोग Na पर +1 यानी कि सोडियम आयन का अगर हम लोग निकालेंगे तो यहां पे हो गया Na, ठीक है ना। पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 8, समझिएगा जरा ध्यान से। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पे 11 था तो 3 कक्षा, यहां पे प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया। जो यहां पर सोडियम आयन है, धन आयन, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का जैसे ही त्याग हुआ तो 1 कक्षा जो है वो गायब हो गया। 1 कक्षा क्या हो गया? गायब हो गया। अब बताओ आकार किसका छोटा है? बताओ बाबू, आकार किसका छोटा है? आकार धन आयन का छोटा है, धन आयन का आकार छोटा है, मूल परमाणु का आकार बड़ा है। यही चीज लिखे हैं कि धन आयन का जो आकार है वो मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। धन आयन का जो आकार है वो मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। यही चीज लिखे हैं, यही चीज लिखे हैं बाबू, तो यही चीज बता दिए। तो ये सब क्या है ना, ये सब विशेषता है,
ये सब क्या है? विशेषता है धन आयन का। सेम उसी प्रकार से ऋण आयन का विशेषता भी होता है बाबू। सेम उसी प्रकार से ऋण आयन का विशेषता होगा। सेम उसी प्रकार से ऋण आयन का भी विशेषता होता है। क्या होगा ऋण आयन की विशेषता? उल्टा करते चल जाइए। जैसे हम यहां पे विशेषता बतला रहे थे कि धन आयन में मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋण आयन में क्या होगा? मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। ऋण आयन में मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। हम ऋण आयन की विशेषता लिख दे रहे हैं। ऋण आयन की विशेषता, ऋण आयन की विशेषता, ऋण आयन की विशेषता, सबसे पहला विशेषता तो यही लिख देंगे कि ऋण आयन में मूल परमाणु से, चूंकि प्यारे बच्चों आप समझिएगा, जैसे क्लोरीन का ही बात करते हैं तो हो गया 2 8 7, लेकिन जैसे ही हम Cl-1 करेंगे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये लिया है तो अब प्यारे बच्चों 2 8 8 हो जाएगा, क्योंकि पहले से था 2 8 7, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, सोडियम से लिया है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 12वीं कक्षा में इसका 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो मूल परमाणु है इससे बड़ा, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन किसमें होगा? ऋण आयन में होगा। मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन ऋण आयन में होगा, ठीक है ना। मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन ऋण आयन में होगा, ठीक है ना। लिखेंगे हम लोग कि ऋण आयन में मूल परमाणु से, ऋण आयन में मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। ऋण आयन में मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। ऋण आयन में मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। ऋण आयन में मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए दूसरा क्या लिखेंगे कि ऋण आयन में ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है, सॉरी गलती लिख दी है। ऋण आयन में ऋण आवेश, जैसे यहां पर बताए थे ना कि धन आयन में धन आवेश होता है, तो वहां पर लिखेंगे कि ऋण आयन में ऋण आवेश होता है। लिखेंगे कि ऋण आयन में ऋण आवेश होता है। ऋण आयन में ऋण आवेश होता है। ऋण आयन में क्या होता है बाबू? ऋण आवेश होता है। क्लियर? ऋण आयन में ऋण आवेश होता है। अच्छा, जैसे वहां पर हम धन आयन में बताए थे कि कोई भी मूल परमाणु अगर धन आयन में बदलेगा उसका परमाणु संख्या नहीं बदलेगा। यहां पर भी कोई भी परमाणु अगर ऋण आयन में बदलेगा उसका परमाणु संख्या नहीं बदलेगा। कोई भी अगर ऋण आयन में बदलेगा उसका परमाणु संख्या नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है बाबू? हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? बताओ जल्दी से। यहां तक समझ में आ गया ना? तो ऋण आयन में ऋण आवेश होता है। अभी जस्ट बताए थे कि धन आयन में ये अगर मूल परमाणु धन आयन में बदलेगा लेकिन परमाणु संख्या नहीं बदलेगा। यहां पर भी वही चीज लिखेंगे कि अगर मूल परमाणु ऋण आयन में बदलेगा, मूल परमाणु ऋण आयन में बदलने के बाद भी, मूल परमाणु ऋण आयन में बदलने के बाद भी, मूल परमाणु ऋण आयन में बदलने के बाद भी उसका परमाणु संख्या नहीं बदलेगा। उसका परमाणु संख्या नहीं बदलेगा। परमाणु संख्या एकदम फिक्स होता है बाबू। परमाणु संख्या फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन के बढ़ जाने या घट जाने से परमाणु संख्या पर कोई फर्क नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? चौथा लिखेंगे ऋण आयन एवं उसके, लिखेंगे हम लोग ऋण आयन एवं उसके, अरे भाई अभी से ही आप लोग हैप्पी बर्थडे बोलना शुरू कर दिए। ऋण आयन एवं उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर होता है। लिखेंगे कि ऋण आयन और मिस्टेक हो रहा है। लिखेंगे हम लोग कि ऋण आयन और, हाँ ठीक है, ऋण आयन और उनके निकटतम उत्कृष्ट गैस निकटतम आयन और ऋण आयन और उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। ऋण आयन और उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस का क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। समझ में आ गया ना? यानी जैसे प्यारे बच्चों आप समझना, हम आपको बता रहे हैं ना, जैसे आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। हम बोल रहे हैं प्यारे बच्चों Cl, ठीक है ना? Cl पर -1। अब यहाँ पे 2 8 क्या हो जाएगा? 7 होता है, एक ले लिया तो ये 8 हो गया। कितना हो गया बाबू? 18। ऐसे क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है।
ऐसे क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है, ये आपको पता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या ऐसे 17 होता है, ये आपको पता है। लेकिन यहां पर क्या हो गया? आर्गन हो गया बाबू 18। आप लोग याद किए होंगे आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। तो जब क्लोरीन आयन में बदल गया, समझिएगा, जब क्लोरीन आयन में बदल गया तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। पहले से 17 था, अब 18 हो गया, लेकिन एक्चुअल में 18 आर्गन का होता है। तो ये दोनों का क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है ना। अब पांचवा क्या करेंगे बाबू? पहले से इसका 17 था, अब 18 हो गया, तो ऋण आयन का आकार बढ़ गया ना मूल परमाणु से। तो लिखेंगे पांचवा विशेषता कि ऋण आयन का आकार, ऋण आयन का आकार, ऋण आयन का आकार उसके मूल परमाणु से, उसके मूल परमाणु से बड़ा होता है। मूल परमाणु से बड़ा होता है, मूल परमाणु से बड़ा होता है। समझ में आ गया बाबू? कैसे बड़ा होता है जरा बताते हैं। ये हो गया Cl। अब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये हो गया तीसरी कक्षा, और इधर हम लेते हैं प्यारे बच्चों Cl -1। इसमें पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, और ये हो गया तीसरी कक्षा। क्लियर? अब जरा समझिएगा, यहां पे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये हो गया बाबू Cl मूल परमाणु, और ये हो गया Cl -1। तो यहां पे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी कक्षा में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। यानी कि ऋण आयन का आकार बड़ा और मूल परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है ना? समझ में आ गया बाबू? तो आप ये चीज जरा देख लीजिए, विशेषता। अब प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में सवाल आएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके परीक्षा में सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा भाई? आपके परीक्षा में सवाल आएगा बाबू, सवाल ये आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा कि धन आयन और ऋण आयन में अंतर लिखें। धन आयन और ऋण आयन में अंतर लिखें। धन आयन और ऋण आयन में अंतर लिखें। अंतर लिखें। धन आयन और ऋण आयन में अंतर लिखने के लिए आएगा। आपको कॉपी को 2 भागों में बांटना है। इधर प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे धन आयन, और इधर हम लोग लिखेंगे ऋण आयन। इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे ऋण आयन। अब प्यारे बच्चों इधर हम लोग पहला विशेषता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप लोगों को धन आयन का 5 विशेषता बतलाया ना, 5 इधर लिख दीजिए। ऋण आयन का 5 विशेषता बतलाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 विशेषता इधर लिख दीजिए। ये आपका रहेगा होमवर्क, बना करके अपना मन से बना करके भेजने का प्रयास करिएगा, अपना मन से, चीटिंग करके नहीं, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चे आप लोग अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करिएगा। क्लियर? समझ में आ गया ना? हाँ, तो बाबू ये आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो बाबू कुल मिलाकर के हम आप लोगों को आज आयन पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। धन आयन, ऋण आयन, ये सब कंप्लीट करवा दिए, ठीक है ना। हम आप लोगों को धन आयन, ऋण आयन सब कंप्लीट करवा दिए हैं। अब यहां तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में हम आपको विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता समझाएंगे। फिर उसके बाद सहसंयोजक बंधन भी बताएंगे। अभी तो बहुत कुछ इस चैप्टर में बाकी है। लगभग आपका आधा चैप्टर, ये आधा से थोड़ा सा ज्यादा खत्म हुआ है, अभी आधा चैप्टर और बचा हुआ है। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। ये वाला चैप्टर ना थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग समझेंगे। क्लियर? कह रहा है कि सर आपको किडनैप करके आपसे अकेले में पढ़ेंगे। भाई अकेले में पढ़ोगे तो फिर यहाँ पर पढ़ लो ना, ऐसे भी आप अकेले में ही पढ़ रहे हो। जो चीज यहाँ पढ़ा रहे हो वही चीज अकेले में भी आकर के पढ़ाएंगे, तो किडनैप करने का क्या जरूरत है, इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो बाबू, तो आज का क्लास हम यहीं पर अब रहने देते हैं। बाकी कल मिलते हैं, सॉरी आज मिलते हैं संस्कृत वाला क्लास में। 8:30 बजे से संस्कृत वाला भी क्लास लेंगे। तो आपके पास 10 मिनट का समय है, 10 मिनट के बाद आप लोग संस्कृत वाले क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद संस्कृत वाली क्लास में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों अलविदा, जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में 10 मिनट के बाद।